किसी प्राइवेट बैंक में चले जाइए आप सिक्योर लोन लेने। फॉर एग्जांपल लैप, आप लैप लेने जाइए, आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना लोन चाहिए। आप कहते हैं मेरे को 2.5 करोड़ रुपये लोन चाहिए। वो कहते हैं प्रॉपर्टी के पेपर दीजिए, उसकी वैल्यूएशन करा लेते हैं। आपकी प्रॉपर्टी 5 से 6 करोड़ की अगर है, आपको पता है उस मार्केट में 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक रही है, उनकी वैल्यूएशन दोस्तों 3 करोड़ रुपये आएगी। वैल्यू भी कैपड़े हैं, 1 बार करा लीजिए, 2 बार करा लीजिए, 3 बार करा लीजिए, वैल्यू आपकी 280, 290 बहुत करेंगे 310 आ जाएगी। उस पर एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी आपकी। उनको पहले से पता है आपको 2.5 करोड़ रुपये चाहिए। एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी 70%, यानी 3 करोड़ का 70% 2 करोड़ 10 लाख रुपया कह देंगे आपको ऑफर करते हैं। ज़रूरत आपको 2.5 करोड़ की है, आप कहेंगे मेरे को 2.5 करोड़ चाहिए था, कोई बात नहीं, आपको 40 करोड़ अनसिक्योर्ड दे देते हैं। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की है, उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपये निकालने के बाद 2 करोड़ 10 लाख रुपए आपके हाथ पे रखे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे को 2.5 चाहिए, तो 40 आपको अनसिक्योर्ड दे देते हैं। बस यहीं पे एक गोरखधंधा है प्राइवेट बैंक का कि 2 करोड़ 10 लाख पे इंटरेस्ट 8% लेंगे। इनकी एक पॉलिसी है कि सब लोगों को अनसिक्योर्ड लोन भी बांटिए, जो वैसे तो सिक्योर्ड ही है क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी 5 करोड़ रुपए की रखी हुई है। वो 40 करोड़ लाख रुपए का लोन आपको दे देंगे, उसका इंटरेस्ट 16% होगा दोस्तों, एंड उसकी वापसी भी 3 साल में होगी। लैब की वापसी 10 साल की, इसकी 3 साल की वापसी होगी। हो गया फाइनेंशियल बर्डन शुरू आपके ऊपर, ट्रैप पहले दिन से लग गया है। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए धन की बात। धन की बात में हमारी सीरीज चल रही है निजी बैंक का गोरखधंधा। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी दिन से इसके ऊपर बात करता जा रहा हूँ, आज भी मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप लेने जाते हैं सिक्योर्ड लोन, वो सिक्योर्ड लोन के साथ भी आपको बांध देते हैं साथ में अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप ध्यान से सुनिए, पहले दिन से ये जो बैंक बनाए गए थे, निजी बैंक का जब लाइसेंस दिया जाता है, वो दिया जाता है कि वीकर सेक्शन की आप फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। लास्ट माइल में जो आदमी खड़ा है उस तक पैसे मिलेंगे, एमएसएमई की हेल्प होगी, तो कुल मिला के फाइनेंशियल हेल्प होगी। पर ये अपनी तकनीकी कुछ ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं कि उसको फाइनेंशियल हेल्प को फाइनेंशियल ट्रैप बना देते हैं पहले दिन से। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप लोन लेने जाते हैं, वो आपको 40-50 लाख रुपया, आप मान के चलिए 20% लोन आपको अनसिक्योर्ड देंगे। कोई उनसे पूछे कि भाई साहब अनसिक्योर्ड क्यों दे रहे हैं मेरे को, जब मेरी सिक्योरिटी आपके पास है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बढ़ा दीजिए। वो नहीं कर पाएंगे, वो हमारी पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसी ये है कि आपको 40 लाख रुपये अनसिक्योर्ड दे देते हैं। जब दोस्तों आप उसको वापस करने जाते हो सिक्योर्ड लोन को, आपका दूसरा तो अनसिक्योर्ड है ना 40 लाख, कहते हैं उसको भी वापस कर दीजिए। कुल मिला के वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही दिया गया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आपको तकनीकी एक हेर फेर डालने के बाद ये कह दिया अनसिक्योर्ड दे रहे हैं, और उस टेक्निक से आपसे इन्होंने इंटरेस्ट जो है 16% का झाड़ लिया। 8% इंटरेस्ट बनता था आपकी सिक्योर्ड पे, वो 16% ले लिया। उसके बाद भी फाइनेंशियल बर्डन में आपको पहले दिन से डाल दिया। जो पैसा आप 10 साल में वापस करते, उसमें से 40 लाख रुपये आपको 3 साल में ही वापस करना पड़ेगा, वो भी 16% ब्याज के साथ। लीजिए, यहाँ ट्रैप शुरू हो गया। उसके बाद चलो आपने जैसे तैसे करके इस पर हाँ कर दी, तो आपकी पहले दिन कमर तोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, सर्विस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, 2.5 करोड़ रुपये, लगभग 3 से 4 लाख रुपया दोस्तों वो सर्विस चार्जेस ले लेते हैं। इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपका ये बिजनेस है, आपका कोर बिजनेस है फाइनेंस करना, जो आपके व्यक्ति वहाँ पर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उनकी सैलरी आप देते हैं, तो ये प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है? आप इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट आप कमाएंगे, आप लोन देंगे, 3 से 4 लाख रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस। एक जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 80,000 रुपये लगभग होती है एवरेज बैंक में महीने की। ये एक 2.5 करोड़ के लोन पे आपसे 4 करोड़ लाख रुपए ऐंठ लेंगे, तो 5 महीने की सैलरी ऐसी क्या प्रोसेसिंग हुई बैंक में? आपके लोन में प्रोसेसिंग में कितनी ताकत लगानी पड़ी? 4 लाख रुपए वो ले लेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, कि आपका इंश्योरेंस कराना जरूरी है। डिस्बर्समेंट से पहले आपसे कम 3 लाख रुपए ले लेंगे इंश्योरेंस के नाम में। इंश्योरेंस में बहुत मोटी कमीशन वसूलते हैं बैंक इंश्योरेंस कंपनी से। ये एक नया तरीका आ गया है कि इंश्योरेंस भी बेचना है।
आप जैसे तैसे मर के हाँ कर देते हैं क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है, आप कहते हैं ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। दोस्तों, कमर आपकी पहले दिन टूट जाती है। इसके बाद आपसे ECS साइन कराया जाता है। दोस्तों, ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। हर महीने जो आपकी EMI है वो आपका चेक नहीं लेंगे, कोई लेने नहीं आएगा। उसको सहूलियत के लिए आपसे कह देंगे ECS का मैंडेट साइन कर दीजिए, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। चलो, ये बहुत अच्छी सिस्टम है। अब किसी कारण से बहुत जगह ऐसा होता है कि आपका अकाउंट मान लीजिए बंद हो गया, किसी कारण से वो अकाउंट बंद हो गया जिसका आपने मैंडेट दिया था, या वो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसको सीज कर दिया है, तो वहाँ से डेबिट होगा नहीं, वहाँ से पैसा क्लियर नहीं होगा। अब आप बैंक को लिखते रहिए कि मेरे बैंक का मैंडेट चेंज कर दीजिए, ECS का दूसरे बैंक का मैंडेट देने के लिए तैयार है। वो कभी चेंज नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि 3 साल लोन चला, वो बैंक को चिट्ठी लिखता रहा, कोई जवाब नहीं, कोई डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है। दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर आपने किसी भी प्राइवेट बैंक से लोन लिया हुआ तो हूबहू यही चीज़ें चलती हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ECS चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि ECS आपका हर महीने बाउंस होगा। 2000 रुपया ECS बाउंस चार्ज लगेंगे, इसके बाद पेनल इंटरेस्ट लगेगा। साल के आखिर में जब आपका लोन सारा ख़त्म होगा तो पता चला 6 लाख रुपए तो आपने चार्जेज ही देने हैं। आप बात करिए ना जरा हमसे कि चार्जेज छोड़ दीजिए। नहीं जी, ये नहीं छूट सकते। हाँ, तो मैं आप बता रहा था ECS लगा देंगे, उसको कभी चेंज नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी बैंकिंग है उनके कान पे जूं नहीं रेंगती? रिकवरी ऑफिसर का फ़ोन आएगा कि आपकी बाउंस हो गई, आप उससे कहिए कि मेरा ECS है ना, मैंने चेंज कराना है, उसकी चिट्ठी लिखी हुई है, वो आप डिपार्टमेंट में बात करिए, आप इस महीने की किस्त भर दीजिए, और कोई चीज़ नहीं होगी भाई। वो 3 साल तक आपका ECS चेंज नहीं करेंगे। अब आप दूसरी चीज़ पे आ जाइए। इसके बाद भी ये सारी चीज़ों से निकलने के बाद आप ट्रैप है ना, ये 1 महीने आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं गई, किसी भी कारण से घर में बीमारी है, आपका बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, आपने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसकी 10 दिन 15 दिन के बाद आपके यहाँ जागू आने शुरू हो जाएंगे। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सबको पता है जागू कौन है। जागू होते हैं निजी बैंक के रिकवरी ऑफिसर। आप ये देखिए कि जिल्लत, आपके साथ जिल्लत करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, जिल्लत की ज़िंदगी से मौत कहीं अच्छी है। ये आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा देंगे। अगर आपने इनको इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो ये आपके फैमिली के सामने, आपके पड़ोसी के सामने आपकी बेइज्जती करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हो गया ना ट्रैप। जिस दिन आपने लोन अप्लाई किया था उससे लास्ट तक आपका ट्रैप ये बिछा के रखते हैं, ये आपको दबा के रखते हैं, आपको इतना शर्मिंदा कर देते हैं। आपने लोन ही तो लिया है दोस्तों, लोन तो सारी दुनिया लेती है। जैसे कि हमेशा कहता हूँ, अंबानी ने भी लिया, अडानी ने भी लिया, आपने लोन ले लिया तो ऐसी कौन सी मुसीबत होगी? एक इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाए, 2 नहीं दे पाए, तो उसके पूरा कायदा है, तौर तरीके हैं, उसका पेनल इंटरेस्ट लगाते हैं। अगर आपका अकाउंट SMA 1 है, SMA 2 है, उसके बाद NPA हो जाएगा। सारे कार्य होंगे, पर उससे पहले जितने कार्य ये कर जाएंगे आप जिंदगी भर उसको भूल नहीं सकेंगे दोस्तों। और इसके बाद क्या होगा? जो होना है वो तो होगा ही, उसमें पूरा कानून में प्रक्रिया है। 13/2 का नोटिस आपको देंगे। 13/2 का नोटिस देने का मतलब है आपका अकाउंट NPA होगा। बस ये आ गया क्लाइमैक्स, और उसके बाद उसका पोजीशन ले लेंगे, पिक्चर खत्म। तो ये एक कारण है कि आप इनके पास मत फंसिए। कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास बचने की। जाल जब फैलता है तो उसको लास्ट तक ख़त्म करके हटते हैं। या तो आपका अकाउंट NPA होगा तो आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आप सड़क पे आ जाएंगे। अगर NPA नहीं हुआ, आप ऑनेस्ट हैं, आपका भगवान करे बिजनेस चलता रहे, आपने पूरे पैसे दे दिए, तो आप कितना पैसा दे के छूटेंगे? ब्याज के तौर पे, सर्विस चार्जेज के तौर पे, इंश्योरेंस के तौर पे, एंड गाय बगाए 2000 रुपये पर महीने आपकी अगर इंस्टॉलमेंट लेट है उसके तौर पे। तो फिर करना क्या है दोस्तों? ये मैं आपको बताऊंगा, बारी बारी से बताते रहता हूँ। हर चीज़ का इलाज है। जहाँ मर्ज है उसका इलाज भी है, जहाँ ज़रूरत है, ये हमेशा कहा जाता है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ अन्वेषण भी है। तो इसका तरीका भी बस एक चीज़ करिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, ये वीडियो आप देखें और अगली वीडियो का इंतजार करें। मैं आपको बताता रहूँगा, हर चीज़ का इलाज है। जब आप लोन बैंक में लोन लेने जाएं तो बहुत सतर्क रहें। लेना तो इन्हीं से पड़ेगा।
क्योंकि बैंकों की हालत ये है कि गवर्नमेंट बैंक सिकड़ते जा रहे हैं, नेशनलाइज बैंक ये सिकड़ते जा रहे हैं। कभी 28 बैंक होते थे, उसके बाद 12 रह गए, 13 रह गए, ये और इनका दायरा फैलता जा रहा है प्राइवेट बैंक का। तो डील तो आपके इन्हीं से करना पड़ेगा। जब सरकारों ने आपके ऊपर ये थोप दिए हैं तो इनके साथ टैकल करने की भी तरीके आने चाहिए। वो आपको बारी बारी से मैं बताता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर ले, अदरवाइज आपको अगली बार ढूंढना पड़ेगा धन की बात। और ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों को, हो सकता है किसी काम की हो, उनको इसको फॉरवर्ड करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।